सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसके सन 2017 के पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने मैथ का जो है सन 2017 का अति लघु सेक्शन और वस्तुनिष्ठ सेक्शन का पेपर सॉल्यूशन देखा था। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आप अदर सब्जेक्ट के वीडियो और सन 2016 के वीडियो भी सभी पेपर के सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सन 2017 में जो हमारा शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत हम वस्तुनिष्ठ और अति लघु जो उत्तरीय प्रश्न है उनकी सॉल्यूशन की बात करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम सारे लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत पहला हमारा क्वेश्चन है कि किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, उसका निर्णय कहलाता है। तो उसका निर्णय जो है वो क्या कहलाता है, हमारा जो है वो मूल्यांकन कहलाता है। उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। मूल्यांकन की डेफिनेशन हम सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। तो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्तित्व के यानी कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है उसके सभी पक्षों का जो मूल्यांकन होता है उसमें शामिल किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर आ आप देखेंगे तो यही लिखा है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, यानी कि उत्तर नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। व्यापक मूल्यांकन के अलावा सतत मूल्यांकन भी होता है, वो जो है वो लगातार होने वाला मूल्यांकन यानी कि कभी ना रुकने वाले मूल्यांकन के अंतर्गत सतत मूल्यांकन आ जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को जो है टोटल 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया की जो क्षेत्र हैं सेपरेट वीडियोस में हमने आपको बताए थे। पहला होता है हमारा शिक्षण, दूसरा होता है हमारा प्रशासन, तीसरा होता है हमारा निर्देशन व परामर्श और चौथा होता है हमारा भविष्य कथन। इन्हीं को जो हम क्षेत्र के अंतर्गत भी डिवाइड करते हैं और इसके अलावा इनको सामान्यतः प्रक्रिया या मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत भी डिवाइड किया जाता है। तो हमारा उत्तर जो है वो आ ऑप्शन यानी कि 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो मूल्यांकन के संज्ञात्मक पक्ष से होता है। संज्ञात्मक पक्ष जो है हमारा ज्ञान या बोध पर आधारित होता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो समझ यहाँ पर जो है वो ज्ञान और बोध दोनों को जो है वो यहाँ पर परिभाषित कर रहा है, तो यानी कि उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। तो भावात्मक पक्ष की अगर बात करें तो जो ब्लूम है उनके अनुसार व्यवहार के जो है वो 3 पक्ष होते हैं, उसी के अंतर्गत हमारा ये भावात्मक पक्ष आता है। तो बात करें वो 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा होता है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है हमारा भावात्मक पक्ष और तीसरा होता है हमारा क्रियात्मक पक्ष। तो भावात्मक पक्ष जो है वो ब्लूम के अनुसार जो व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं उसी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। तो इसका संबंध होता है रुचियों का यानी कि इंटरेस्ट का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं। तो टोटल ये जो है वो 5 क्रियाएं होती हैं। उत्तर नंबर द हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने सेपरेट वीडियोस जो है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध और नवाचार पर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जो है इसी नाम की जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आप टॉपिक वाइज वीडियोस देख सकते हैं। हम सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग या तैयार किया जाता है। तो क्या तैयार किया जाता है, ये जो है वो छात्र प्रोफाइल तैयार की जाती है। बीटीसी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है उसके कोर्स में भी जो है वो छात्र प्रोफाइल है, तो वहां पर जो है आपने बनाई होगी, तो वहां से आपको इजिली तरीके से इसको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। तो ये जो है हमें मापक के द्वारा पता चलता है। मापन वाले वीडियो में हमने ये चीजें बताई भी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो बात करें क्रियात्मक शोध की तो इसका मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की जो है वो विशेषता होती है, हमें बताना है। तो क्रियात्मक शोध की विशेषता की बात करें तो समस्याएं जो है वो अनुभव जन्य होती है, यानी कि अनुभव प्रदान करने वाली होती हैं। तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। यही जो है वो क्रियात्मक शोध की विशेषता के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रियात्मक शोध का संपादन जो है वो कितने चरणों में होता है। काफी बार हम बता चुके हैं 6 चरणों में होता है। कौन कौन से 6 चरण होते हैं हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए।
चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्या नहीं आता है? ये जो है हमारा पर व्यक्ति नहीं आता है, यानी कि उत्तर नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें क्रियात्मक शोध में समस्या की जो पहचान है वो करते समय किन किन तथ्यों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो गुणवत्ता की होती है, समय की होती है और उसके साथ साथ मूल्यांकन की भी होती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर जो है वो हमारा कहलाता है परिकल्पना। परिकल्पना डेफिनेशन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला जो है कोई तर्कपूर्ण सुझाव जो है वो परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस कहलाता है। यह हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला और लास्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत जो है वो प्रत्यक्षण नहीं आता है। क्या होता है प्रत्यक्षण, उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रत्यक्षण को हम इंग्लिश में कहते हैं परसेप्शन। प्रत्यक्षण में हम सूचना को संसाधित करते हैं और उपलब्ध उत्तेजनाओं का अर्थ निकालते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं जैसे कि हम जब किसी पेन को देखते हैं तो हम उसे एक लिखने वाली वस्तु के रूप में पहचानते हैं। तो यही जो है हमारा प्रत्यक्षण होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। अब बात करते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो बात करते हैं मूल्यांकन के लक्ष्य की। तो मूल्यांकन का जो लक्ष्य है वो पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, अधिगम में वृद्धि यानी कि सीखने में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना यानी कितना ज्यादा जो शिक्षण है वो प्रभावी रूप से लागू हो सके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, उसके साथ साथ वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में जो है वो सहायता देना आदि होता है। तो ये सब जो है वो मूल्यांकन के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, या हम कह सकते हैं मूल्यांकन क्यों किया जाए उसको जो है वो ये परिभाषित करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की कि मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। भावात्मक पक्ष अभी हमने बहुविकल्पी में आपको बताया कि ब्लूम के अनुसार व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। उसी के अंतर्गत बात करें भावात्मक पक्ष की तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थियों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना होता है। भावात्मक पक्ष से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे हम हाव भाव जो एक टर्म होता है वो यूज करते हैं, उसी के आधार पर आप भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों इन जो शब्द हैं उनको समझ सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है। इसे जो है हम संज्ञान सहगामी पक्ष कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। युग्म मूल्यांकन क्या होता है। तो छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी कि आपस में ही मूल्यांकन कर सकते हैं। युग्म जो है वो एक जोड़े को परिभाषित करता है। तो छात्र या छात्राएं जो है वो परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन करते हैं, इसी को हम युग्म मूल्यांकन कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 20 की। सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। तो सतत मूल्यांकन हमने बहुविकल्पी में आपको बताया कि सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे विद्यार्थी के जो अनुभव है और जो व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है उसका लगातार मूल्यांकन होता रहता है। व्यापक स्तर पर हम जो है वो व्यापक मूल्यांकन में देखते हैं और लगातार होने वाला मूल्यांकन जो है वो सतत मूल्यांकन में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्यापक मूल्यांकन पूछ भी लिया गया कि व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो विद्यार्थियों के सभी पक्षों, जैसे कि हमने आपको बहुविकल्पी में बताया था कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से जो इसका संबंध होता है। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो, कौशलात्मक हो और उसके साथ साथ व्यवहारात्मक हो, उन सभी का जो है वो मूल्यांकन करना होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है। तो बात करें बच्चों की अभिवृद्धि की तो इसका अर्थ है कि बालक में डील डॉल तथा भार में वृद्धि। इसमें जो है वो मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। यहाँ पर बात की जा रही अभिवृद्धि की। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है उसके सीखने, स्मरण रखने यानी कि किसी चीज को याद रखने और तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। और तर्क करने की जो क्षमता है उसको आना जो है वो बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। मतलब जैसे जैसे अभिवृद्धि का स्तर बढ़ता जाता है बालक के जो है मस्तिष्क का विकास होता रहता है और उसके अंदर जो है वो तर्क करने की क्षमता का भी विकास होता रहता है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 की कि मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है। तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों की बात करें तो इनसे आशय दी गई सूचियों दो या अधिक में एक सूची जो आधार सूची के एकांशों की दूसरी सूची प्रतिक्रिया सूची, जिसमें जो है एक या एक से अधिक सूचियां हो सकती हैं कि एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। तो सिंपल सी भाषा में बात करें, दो या दो से अधिक सूचियां जैसे कि आधार सूची या प्रतिक्रिया सूची दोनों जो है मिलाकर आपस में जोड़ा बनाने वाले जो प्रश्न है उनको परिभाषित करते हैं मूल्यांकन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना होता है। समस्या का समाधान करना सिंपल सी भाषा में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बहुविकल्पी में बात भी की थी। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाली तथ्यों के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि क्या क्या आता है। तो गुणवत्ता आता है, समय आता है और मूल्यांकन भी आता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है। क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से है जिसमें जो है वो विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से जो है वो हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको इजीली तरीके से समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि न्याय दर्श से आप क्या समझते हैं। न्याय दर्श के बारे में आपको हमने जो इंपॉर्टेंट हमने 200 बहुविकल्पी की बात की थी शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के, उसमें जो है हमने आपको बताया था न्याय दर्श को जो है हम वो सैंपल कहते हैं और सैंपल के आधार पर अगर आप इसको समझे तो समझ जाएंगे। तो न्याय दर्श से आज से किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। संपूर्ण जनसंख्या को अगर प्रतिनिधित्व जो है वो छोटे समूह कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो उसका एक सैंपल रूप होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है। तो बात करें इसके बारे में तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना जिससे उसके वांछित या कार्य व्यवहार के विषय में जो है वो निर्णय लिया जा सके। कहने का मतलब है कि अवलोकन के माध्यम से जो है किसी कार्य व्यवहार पर जो है वो निगरानी रखना या उसके विषय में किस प्रकार जो है वो निर्णय लिए जा सकें, इसका उपयोग जो है वो क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन के माध्यम से किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का जो है वो आशय बताइए। क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रतत्वों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा जो है वो विश्लेषण करना यानी कि एनालिसिस करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। तो हमने आपको जो है इंपॉर्टेंट जो 200 बहुविकल्पी बताए थे वहां पर आपको परिकल्पना के बारे में बताया था, उसके साथ साथ परिकल्पना के प्रकार जो बताए थे उसमें ही हमने आपको बताया था कि जो नकारात्मक परिकल्पना होती है वही जो है हमारी शून्य परिकल्पना होती है। तो हम इंग्लिश में जो है वो नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अगर वहां पर आपने इसको देखा होगा तो इजीली तरीके से आप इसको कर लेंगे। बात करते हैं इसके बारे में तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है जिसे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। ये तो बात हो गई शून्य परिकल्पना। अब बात करते हैं अगले और लास्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। क्रियात्मक शोध की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो बात करें इसकी विशेषताओं की तो पहला है हमारा कि शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है यानी कि अनुभवों पर आधारित होती है। और बात करें दूसरी विशेषता की तो ये शोध जो है वो संस्था के सामान्य वातावरण में जो है वो बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए संपन्न किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारे सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आज के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम लघु उत्तरीय प्रश्न के सारे सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।